हाय एवरीवन। स्वागत है आपका पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे कि हम घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन का लगातार डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ, और हम संक्षिप्त वाला जो पोर्शन था पहला उसको कवर कर चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि राष्ट्रीय घटनाओं की जो समसामयिकी है उसमें जो आर्टिकल्स दिए होते हैं उनको लगातार चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर है राष्ट्रीय परिदृश्य, ये रहा है, ये इसका कंटेंट है। इसमें देखते हैं हम क्या क्या है। हम सूक्ष्म दृष्टि जो है वो कवर कर चुके हैं। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान, खेल, संक्षिप्त ये सब इसमें यहाँ पर था। अब राष्ट्रीय परिदृश्य में एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी, इस तरीके से आर्टिकल दिए हुए हैं। अभी इस वीडियो में 3 या 4 आर्टिकल्स को कवर करेंगे, बाकी अगली वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम इसको। देखिए, यहाँ पर है राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें क्या क्या है? देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र। और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो राष्ट्रीय घटनाओं की समसामयिकी से ही आते हैं करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पहला आर्टिकल है, पहला है एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसको हम बस यहाँ पर रीडिंग करेंगे और यहीं से बीच में से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी। भारत के संदर्भ में समकालिक चुनावों से तात्पर्य है कि लोकसभा, सभी राज्यों, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ कराए जाने वाले चुनाव। इसे एक देश एक चुनाव, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। देश में वर्ष 1951-52 से वर्ष 1967 तक, इस कालखंड में लोकसभा और राज्यसभाओं के निर्वाचन अधिकांश थे साथ साथ कराए गए थे, और इसके पश्चात यह चक्र टूट गया। अब निर्वाचन लगभग प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष के भीतर भिन्न समय पर भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बहुत अधिक व्यय तो होता ही है, साथ ही आदर्श आचार संहिता आदि के लंबे समय तक लागू रहने के कारण विकास कार्यों में दीर्घ अवधियों के व्यवधान उत्पन्न होता है। भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचन के चक्र का अंत किए जाने की सिफारिश की थी। तो ये विधि आयोग की सिफारिश पर जो है एक राष्ट्र एक चुनाव का सारा मामला सामने आया है। अब इसमें याद रखने की बातें क्या क्या है? देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। देखिए, मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। अब ये प्रस्ताव आएगा है क्या? यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में दिया था। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक समिति बनी थी पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में। उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी समिति ने। उस रिपोर्ट के बाद जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव के अनुसार देश में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। प्रथम चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में जो है प्रथम चरण के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। समकालिक चुनाव के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संसद में 2 प्रकार के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। देखिए, इसको एक साथ चुनाव कराने के लिए संसद में संशोधन विधेयक आएगा पहले, तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। एक संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा, ये जो है देखो, एक संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा, और दूसरा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में परिणामी संशोधन होगा। एक तो संवैधानिक संशोधन होगा और दूसरा जो है वो परिणामी संशोधन होगा, कानून में परिवर्तन करेगा, जो कि अधिनियम नहीं। साथ साथ निर्वाचन के पहले चरण की अभिप्राप्ति के लिए अनुच्छेद 83 यानी संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल की अवधि में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 82A को अंत्य स्थापित किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। इस संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है कि जो एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव में जो संवैधानिक संशोधन होगा उसमें राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होने के 100 दिनों के भीतर आयोजित करने हेतु एक और संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनर्स्थापित किया जाएगा। उपर्युक्त संशोधनों के लिए अनुच्छेद 368 में दी गई संविधान संशोधन की 2 शर्तों को पूरा करना होगा। अनुच्छेद 368 कौन से भाग में आता है? भाग 20 में। देखिए, हमने संविधान के भागों की एक वीडियो में चर्चा की है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको आप ज़रूर देखें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है उसमें साथ में। प्रथम शर्त के अनुसार दोनों सदनों में कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना अनिवार्य है, जबकि द्वितीय शर्त के अनुसार प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्य संशोधनों के पक्ष में हो। यानी पहली शर्त तो यह है कि दोनों सदनों में कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि 2/3 सदस्य जो हैं संशोधन के पक्ष में हो। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से विधेयक जो है अब ये अधिनियम बन जाएगा। तो ये तो हो जाएगी अधिनियम बनने की कहानी। दूसरा चरण जो है, दूसरे चरण के प्रस्ताव यानी स्थानीय निकायों के चुनाव केंद्र एवं राज्यों के चुनाव 100 दिनों के अंदर कराने के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजने से पहले आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन कराना होगा। देखिए, स्थानीय निकाय के जो चुनाव होंगे 100 दिनों के भीतर कराने के लिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के उसके लिए आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन कराना ज़रूरी है। अब बात करते हैं समिति की। जो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, कब बनी थी और कितने सदस्य थे? देखते हैं। 8 सदस्यीय समिति बनी थी। 2 सितंबर 2023 को इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। इसमें सदस्य कौन कौन थे? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। दूसरे नंबर में गुलाम नबी आज़ाद थे। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर सिंह थे। लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप थे। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे थे। संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयोग में थे। अर्जुन राम मेघवाल जो थे विशेष आमंत्रित सदस्य थे। तो देखिए, 7 तो ये मेंबर और 1 जो है अध्यक्ष जी। तो इस तरीके से 8 सदस्य समिति थी। सचिव जो थे इसके वो नितेन चंद्र, और भारत सरकार विधि एवं कार्य विभाग द्वारा रिपोर्ट मार्च 2024 में राष्ट्रपति महोदया को सौंपी गई। अब बात करते हैं दूसरा आर्टिकल की। पहला आर्टिकल हमारा समाप्त हुआ, दूसरा आर्टिकल की बात करते हैं। वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई व्यापक योजना अम्ब्रेला स्कीम जो है शुरू की है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसकी फुल फॉर्म है इसका है शॉर्ट फॉर्म PM आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुरूप इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। स्पष्ट है कि ये योजना किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने पर आधारित है। ये योजना जो है MSP पे बेस्ड है। अब याद रखने वाली बात क्या है कि 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। आगे इस पर 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2025-26 तक लगभग 35,000 करोड़ का व्यय होगा। कितने का? 35,000 करोड़ का 2025 से 26। PM आशा के अंतर्गत अब निम्न घटक शामिल होंगे। कौन कौन से? मूल्य समर्थन योजना, प्राइस सपोर्ट स्कीम, मूल्य स्थिरीकरण कोष, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, मूल्य घाटा भुगतान योजना, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, बाजार हस्तक्षेप योजना, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। देखिए, PM आशा के परिणाम स्वरूप किसानों को उनके उत्पादों हेतु उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में आने वाले उतार चढ़ाव को भी नियंत्रित करना है। देखिए, मूल्यों के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना
और किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य दिलाना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके तहत जनजातीय बहुल गाँव इसके तहत क्या जनजातीय बहुल गाँव आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों को पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें 63,000 गाँव शामिल होंगे, जिसमें 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। तो कितने करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा? 5 करोड़। स्मरणीय तथ्य क्या है इस योजना से संबंधित अभियान से? 18 सितंबर को पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी। यही 18 सितंबर को मंजूरी दी गई। इस अभियान हेतु कुल परिव्यय जो होगा 79,156 करोड़ रुपए होगा। इसमें केंद्रीय हिस्सा जो है वो 56,333 करोड़ है और राज्यों का हिस्सा जो है वो 22,823 करोड़ है। इस अभियान में 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल गाँव वाले 549 जिले और 2740 ब्लॉक शामिल हैं। इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल हैं। कितने? 25, जिन्हें 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह प्रवासों होम स्टेज को बढ़ावा दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत कितने गृह प्रवासों को बढ़ावा दिया जाएगा? तो 1000। इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन करना तथा जनजातीय समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.45 करोड़ थी, यानी 10.45 करोड़। देश भर में 705 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं। देखिए ये स्टैटिक वाला हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की जनसंख्या 10.45 करोड़ और देश भर में 705 से अधिक एसटी कम्युनिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोराइड योजना। इसमें क्या है? ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 चौथा संस्करण आयोजित हुआ इसका नई दिल्ली में। इसमें तथ्य क्या है? प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायोराइड योजना को मंजूरी दी गई है। बस यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। बायोराइड का पूर्ण रूप देख लेते हैं क्या है, ये भी आ सकता है। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास। बायोराइड, बायो का मतलब बायोटेक्नोलॉजी, राइड रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बायोराइड योजना में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 योजनाओं यथा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास, औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास का विलय किया गया है। साथ ही इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो फाउंड्री नामक एक घटक को भी शामिल किया गया है। एकीकृत योजना बायोराइड का कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 25-26 के दौरान किया जाएगा। बायोराइड योजना नवाचार और जैव उद्यमिता को बढ़ावा देगी। तो क्वेश्चन आ सकता है बायोराइड योजना संबंधित है तो किससे? नवाचार और जैव उद्यमिता से। साथ ही जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानव संसाधन को विकसित करेगी। बायो E3 नीति को मंजूरी। क्या है बायो E3? 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो E3 यानी कि बायो E3 मतलब है E3 से तात्पर्य यहाँ पे इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नीति का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना है। बायो E3 की नीति 6 व्यापक क्षेत्रों पर फोकस है। जैव आधारित रसायन एवं एंजाइम, कार्यात्मक खाद्य एवं स्मार्ट प्रोटीन, सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स, जलवायु लचीली कृषि,
कार्बन कैप्चर एवं इसका उपयोग, भविष्यवादी समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान। इस नीति के तहत बायो विनिर्माण, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो एआई हब, बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यावसायीकरण में तेजी लाने का लक्ष्य निर्धारित है। नवाचार और उद्यमिता के विकास से ही संबंधित है बायो राइड योजना जो है। अगला आर्टिकल है हमारे पास नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। देखिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया था। वंदे भारत को 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है नई दिल्ली से कानपुर प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक चलाई गई थी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो चली थी ट्रेन, वो नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पर आगे है 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड के बंगलुरु रेल परिसर से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया है। देखिए, वंदे भारत की जो है वो स्लीपर ट्रेन भी चालू हो चुकी है। इसे BEML लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। देखिए, गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन भी शुरू हो चुकी है। इस ट्रेन का संचालन जो होगा गुजरात में अहमदाबाद एवं भुज के मध्य किया जाएगा। आधिकारिक रूप से इस ट्रेन का पुनर्नामकरण नमो भारत रैपिड रेल, इसका नाम क्या होगा, नमो भारत रैपिड रेल। उल्लेखनीय है कि नमो भारत रैपिड रेल पारंपरिक मेट्रो प्रणालियों से काफ़ी भिन्न है। देखिए, शहरी मेट्रो ट्रेनें आमतौर पर एक शहर की सीमा के अंतर्गत ही संचालित होती हैं, जबकि नमो भारत रैपिड रेल को अंतर शहर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ट्रेन शहरी केंद्रों को आसपास के क्षेत्रों से जोड़ेगी, जिससे पहुंच में वृद्धि होगी, जबकि यात्रा में लगने वाले समय में भी कमी होगी। अगला आर्टिकल है मिशन मौसम। क्या है मिशन मौसम? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान की है। 2 वर्षों के लिए इस मिशन हेतु 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट परियोजना का निर्माण करना है। मिशन मौसम मुख्य रूप से देखिए, यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि मिशन मौसम किस मंत्रालय से संबंधित है, कौन इसका कार्यान्वयन कर रहा है? तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निम्न 3 संस्थान इस मिशन को मुख्य रूप से कार्यान्वित करेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भी 3 संस्थान हैं। कौन कौन से? भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा। और उष्णदेशीय जो है ये कहाँ पर है? ये पुणे में है, उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान। देखिए, मिशन मौसम की परिकल्पना एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई है, जो भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं को अभूतपूर्व बढ़ावा देगी। मिशन मौसम उच्च परिशुद्धता के साथ मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा। इसके लिए इस मिशन के साथ उन्नत अवलोकन प्रणालियों, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और AI एवं मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत उन्नत सेंसरों और उच्च प्रदर्शन वाली सुपर कंप्यूटरों के साथ अगली पीढ़ी के रडार एवं उपग्रह प्रणालियाँ शामिल की जाएंगी। यह मिशन मौसम की चरम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में नागरिकों एवं अन्य हितधारकों की मदद करेगा। तो सीधा है कि मिशन मौसम का उद्देश्य क्या है? तो मौसम की चरम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सहायता करना। देखिए, अगली वीडियो में हम आगे के जो आर्टिकल्स हैं इनकी चर्चा करेंगे। तब तक आप इस प्लेलिस्ट, देखिए इस घटनाचक्र की जो दृष्टि मैगजीन को हम कवर कर रहे हैं, इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कीजिए और 1 बाय 1 वीडियो देखते चली जाइए, आपका बेहतर रिवीजन होगा। धन्यवाद, बने रहे चैनल पर।